आध्यात्मिक पटल पर श्री पंडोकर सरकार के गुरुजी गुरु शरण जी महाराज और शक्ति पुत्र जी महाराज के बीच जब विवाद का पहला पन्ना, पहली शुरुआत जब हमारे ध्यान में आई, उसी दिन हमने करबद्ध निवेदन किया था कि संवाद का माध्यम अपनाया जाना चाहिए। चुनौतियां शंखनाद और अशालीन आक्षेप, सवाल, तंज विवाद को जन्म देते हैं। हम ये जानते थे कि अगर ये बात आगे बढ़ी तो फिर वो इस कदर जा सकती है, और जिस मोड़ पर आज ये विवाद खड़ा है, बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं मानता हूं कि इस पूरे दौर में कुछ ऐसे लोग भी मिले जो भक्तिवान थे, ज्ञानवान थे, विनम्र थे, शालीन थे, भावनाओं में बहकर के अपनी बात को कहने वाले थे। हमें बहुत अच्छे लगे। भले ही वो देहात के हों, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, लेकिन उनके विचार ऊंचे थे। और आदमी अपने विचारों से महान बनता है, आर्थिक स्थिति के मापदंड से। कोई उद्योगपति तो बन सकता है, लेकिन कोई विचारवान, कोई दार्शनिक नहीं बन सकता। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। मुझे अफसोस है कि अपने गुरु को चैतन्य पुरुष कहने वाले कुछ भक्तों ने अपना वो परिचय दिया है जैसे वो आध्यात्मिक पटल नहीं, वो राजनीतिक मंच हो। मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में कल रात को एक कमेंट था और उसको लगातार 3 मेरे वीडियो में दिया गया कि संजय सनम की रोजी रोटी शक्ति पुत्र जी की बुराई करने से चल रही है। यह कमेंट अपने आप में इतना हास्यास्पद है। संजय सनम का YouTube चैनल का कोई स्थान नहीं है। अब देखिए, उनका हर एक शब्द उनको चिढ़ा रहा है। ये 10-15 दिन से, 20 दिन से ही मेरी रोजी रोटी चल रही है। उससे पहले क्या मेरी रोजी रोटी नहीं चल रही थी? उस भाई ने यह बता दिया है कि उसकी रोजी रोटी जरूर वहां से चल रही है, और शायद अपनी रोजी रोटी के लिए या राजनीतिक पद के लिए वो यहां पर ऐसे कमेंट देने के लिए मजबूर है। मुझे गालियां देने से अगर किसी को पद मिल सकता है तो वो जरूर ले। मेरे व्यक्तित्व पर, मेरी सेहत पर, मेरे विचारों पर और मेरे फॉलोअर्स पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हां, आप अपना प्रभाव खो दोगे। आपके अपने ही लोग इस कमेंट को पढ़ करके आपसे नजरें चुराने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये व्यक्ति वो ही हैं जो कुछ दिन पहले मेरे पास इस बात के साथ आए थे कि आपने हमारे इस गुरु भाई को बोलने तक नहीं दिया। आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि अगला जवाब देता है उससे पहले आप 2 कदम आगे चल करके सवाल रख सकते हो। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि जिस व्यक्ति ने मुझे इंटेलिजेंट माना, आज वो व्यक्ति ये बात कह रहा है कि मेरे YouTube चैनल का कोई स्थान नहीं है। मैंने उनको एक टास्क दिया था। उन्होंने कहा था कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे सकता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने उनका स्वागत किया था। मैंने कहा था कि आप इतने दिन बाद आइए, मैं आप
आपके साथ बात करूंगा, आपके तथ्य लूंगा। मेरे सवालों के आप जवाब देंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक छोटा सा टास्क आपको दे रहा हूं। वही सवाल जो मैं पूछता रहा था कि ये पुतले जलाने से क्या समस्या का समाधान होगा और इसका खेद प्रकट क्यों नहीं किया गया। मैंने वही सवाल इनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था इसका जवाब तो या तो गुरुजी दे सकते हैं या संगठन के जो प्रमुख है वो दे सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी तो पहुंच न तो गुरुजी तक है और न ही संगठन के प्रमुखों तक है, आपकी पहुंच है। आप मेरे इस सवाल का जवाब लाइएगा और जब आप आएंगे तो उसका जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है उस भाई को मेरे उस टास्क का जवाब नहीं मिला है, जिसको मेरे सामने अपने सवालों के जवाब देने के लिए आना था। वो YouTube के कमेंट बॉक्स पर मेरी रोजी रोटी की बात लिख रहा है। अरे भाई, 15-20 दिन पहले मेरी रोजी रोटी तब कौन चला रहा था। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, मेरी रोजी रोटी चलाने की सामर्थ्य किसी के गुरु में नहीं है। मेरी रोजी रोटी मेरी मां भगवती चलाती है। कान खोल करके अच्छे से सुन लेना। और अगर अपनी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में अपनी राजनीति सेकने के लिए अगर ये कमेंट दे रहे हो तो ये समझ लेना कि तुम्हारा राजनीतिक भविष्य ही अंधेरे में चला गया है। मुझे बोलने के लिए मजबूर मत करना। जिस दिन मेरे शब्द आक्रोश के साथ चलेंगे उस दिन शब्द वेणी वाण के रूप में ही चलते हैं। मैं बड़ी शालीनता और बड़ा संयम रखता हूं। और ये कमेंट हटाना भी मत, मैं नहीं हटाऊंगा, क्योंकि ये कमेंट आपकी अपनी संस्कृति, आपके अपने संस्कार और आपने क्या सीखा है अब तक आध्यात्मिक पटल से, ये कमेंट आपके बारे में आपका पूरा परिचय दे रहा है। फोन पर मीठी बातें करने वाले, शालीनता से बात करने वाले अगर कमेंट बॉक्स पर यह चेहरा दिखाते हैं तो जरूर यह लगता है कि ये आध्यात्मिक मंच के लोग नहीं, ये राजनीतिक मंच के लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए हैं। मैं इस बात को भी मानता हूं, कुछ लोग भक्तिवान, ज्ञानवान, बड़े विनम्र, बड़े शालीन, मानवता का प्रश्न रख करके बोलने वाले, जिनके मन में अपने गुरु के प्रति भी भक्ति और सनातन संस्कृति के प्रति बड़ा सम्मान, मुझे ऐसे लोग मिले। इनको लगता है कि देहात के लोग सवालों में उलझ जाते हैं। अरे भाई, देहात के लोग दिल से सच्चे होते हैं, वो सच्ची बात बोल जाते हैं। उन्हें लाग लपेट करना नहीं आता, उनके मन में छल प्रपंच कपट नहीं चलता। वो अपना स्वार्थ साधने के लिए नहीं आते, वो निस्वार्थ भाव से आते हैं। इसलिए मैं देहात के लोगों का अतिरिक्त सम्मान करता हूं। मैं किसी को बुलाने नहीं गया, मैंने किसी को आमंत्रण नहीं दिया कि मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर के बोलो, लेकिन जो लोग आए मैंने उनका सम्मान किया। मैंने अधिक से अधिक कोशिश की कि मैं उन लोगों की भावनाओं को ले सकूं, उनको अपनी भावना व्यक्त करने का समय दिया। मेरे जो सवाल थे मैंने रखे, जहां से मैं सहमत हुआ मैंने उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाई, जहां से मैं असहमत हुआ मैंने उनको सवाल। आपका कमेंट की भाषा बहुत कुछ कह रही है और यह परिचय है। हम कौन सा समाज सुधार, राष्ट्र सुधार करना चाहते हैं। मैं हैरान हुआ, कल कुछ कमेंट किसी ने मुझे भेजे कि पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज 8 बजे लाइव आने वाले थे, वो नहीं आ पाए, लेट आ पाए। उससे पहले जो कमेंट चल रहे थे, वाह, ऐसा लग रहा है कि आध्यात्मिक पटल की बात नहीं हो रही। राजनीतिक पटल के लोग, राजनीतिक पटल के पार्टी के सपोर्टर्स जिस तरह से एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं,
कल पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज पर भी वैसी छिंटाकशी करने की कोशिश हुई और यह उन्होंने अपने संबोधन में भी इसको उद्धत किया। हैरानी है, हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं, हमारे विचारों में मतभेद हो सकते हैं। हम क्या कमेंट बॉक्स के जरिए इतने निम्न स्तर पर उतर जाएं? यह स्थिति कर दी हमने, यह संस्कार, यह संस्कृति। मैं माफी चाहता हूं, नशा मुक्ति की बात अच्छी है, लेकिन नशा मुक्ति से पहले भक्तों को बोलना कैसे चाहिए, लिखना कैसे चाहिए, किसी बात का जवाब कैसे देना चाहिए, कमेंट्स कैसे देने चाहिए, विचार कैसे रखने चाहिए, सबसे पहले यह जरूरी था। मैं इस बात को पुनः स्वीकार करता हूं कि कुछ लोग मुझे बिल्कुल ऐसे मिले जिन्होंने अपने गुरु के कद को ऊपर बढ़ाया, जो खुद भावना में बहे तो हमको भी जो भावुक कर गए। ऐसे शिष्य हमारे दिल में स्थान रखते हैं, चाहे वो किसी के हों। हमारे मन में यह नहीं रहता कि वो किस गुरु के शिष्य हैं। जिनके विचार अच्छे होते हैं, जिनकी भावना धवल होती है, साफ होती है, हमको वो हमारा ही लगता है, भले ही गुरु उनका कोई भी क्यों ना हो। अब जिस मोड़ पर हम खड़े हैं, लगातार 25 साल की वो चुनौती, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा दृष्टांत ऐसा है जैसे किसी ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा हुआ है। 25 साल से वो घोड़ा घूम रहा है। हो सकता है श्रेष्ठी पुरुषों की नजर नहीं गई होगी, हो सकता है श्रेष्ठी पुरुषों ने देख करके भी अनदेखा कर दिया होगा, उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश नहीं की होगी। उनको लगा होगा सामने वाला हमारे बराबर नहीं है। या हो सकता है कुछ लोगों ने उस घोड़े को पकड़ने की इसलिए कोशिश नहीं की, उनको यह लगा होगा कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने तीनों विकल्प दिए हैं, तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन अब हकीकत यह है कि अब उस घोड़े को पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज ने पकड़ लिया है और वो अब उस शंखनाद की चुनौती को अपनी चुनौती बना करके कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं। और सबसे बड़ी बात, कल उन्होंने यहां तक कह दिया कि आपकी ये चुनौती जो सारे संतों की, महात्माओं की, तपस्वियों की, महर्षियों की, सबके लिए है, उसमें शंकराचार्य जी भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं सबकी तरफ से उनका शिष्य बनकर के या नाती पुत्र बनकर के मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। कहने का मतलब आपको उन तक जाने की आवश्यकता ही नहीं, आप पहले यहां से इस चुनौती को शुरुआत कर दीजिए। मुझे लगता है कि शक्ति पुत्र जी महाराज के जितने भी शिष्य जो बार बार ये कहते हैं कि सत्य और असत्य में फर्क होना चाहिए, यथार्थ पता चलना चाहिए, अब उनके लिए ये एक सुखद तथ्य है कि 25 साल से जिस बात का इंतजार गुरु जी को था, इस विवाद के 25 दिन के अंदर में ही वो चुनौती डंके की चोट पर स्वीकार हुई है और बार बार आह्वान किया जा रहा है। अब दो बातें प्रमुख रहती हैं कि या तो इस चुनौती पर सम्मानजनक तरीके से काम किया जाए
और सम्मानजनक तरीके से मतलब है कि दोनों पक्षों की सहमति के अनुसार तारीख का चयन हो, स्थान का चयन हो, प्रशासनिक विभाग की उपस्थिति हो, मीडिया की उपस्थिति हो, प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति हो और तमाम गुणीजन, संत, समाज को भी आमंत्रण हो, उनमें से भी बहुत सारे लोग उस नज़ारे को देखने के लिए आ जाएं। और अगर कोई खुद भी उस चुनौती में अपनी उपस्थिति देना चाहता हो तो उसका भी स्वागत हो, या फिर कोई ना कोई रूप में यू टर्न मार करके इससे अलग हो जाया जाए। अब दो विकल्प में से कौन सा विकल्प स्वीकार किया जाता है यह वक्त बताएगा। लेकिन हम आज भी यह कहते हैं कि चुनौतियों से कोई श्रेष्ठ और कोई कम श्रेष्ठ होना ये कोई समाधान नहीं है। संवाद समाधान है, विवाद कोई समाधान नहीं है। आपस में समन्वय समाधान है। गलतियां सबसे होती है, पूर्ण कोई नहीं है। और श्रेष्ठ वो है जो दूसरे की श्रेष्ठता को सम्मान देता है। यह बात हमने शुरुआत से कही थी। अगर इस बात को उस रूप में शुरुआत से समझ लिया जाता, और समझे हुए तो सभी हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद में भी अगर ऐसे सवाल सार्वजनिक मंच पर किसी की प्रतिष्ठा को ललकारना और प्रतिक्रिया स्वरूप उसका पलटवार लेना, हम इस मोड पर आ गए हैं। 5 दिन पहले मैंने जो कहा था कि भले ही मैं शांति और समन्वय करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा अंदर से एहसास हो रहा है कि बात अब जहां पर आ गई है वहां से रुकने वाली नहीं लग रही। लेकिन इतने दिनों की खामोशी से मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये तूफान रुक गया है, थम गया है, या कहीं और मुड़ गया है, जैसे चक्रवात तूफान मुड़ जाया करते हैं। पर ऐसा हुआ नहीं। कल कुछ नए संदर्भ उठाए गए हैं और ये कहा गया है कि उनके पास तथ्य हैं। मैं पुनः यही कह रहा हूं कि विवाद का ये दौर किसी भी समाज की सभ्यता और संस्कृति के लिए श्रेष्ठ नहीं हो सकता। संवाद की कड़ियां ही हमें जोड़ करके रख सकती है। लेकिन बात अगर चुनौती देने की, चुनौती स्वीकार करने की आ गई, तो फिर वो चाजम भी बिछनी चाहिए, वो मजमा भी लगना चाहिए, वे श्रेष्ठी लोग भी रहने चाहिए, और प्रतियोगिता, परीक्षा भी फिर होनी चाहिए, और परिणाम भी फिर आना चाहिए, जैसा कि बहुत सारे लोग चाहते हैं। मुझे दुख इस बात का हुआ कि मैंने दोनों पक्षों की बातों को रखा है, और अब भी रख रहा हूं। अभी भी मेरे पास इंटरव्यू है लोगों के दिए हुए, और लोग मेरे पास आ रहे हैं। लोग ये भेदभाव नहीं कर रहे, लोग बड़े विश्वास के साथ आ रहे हैं। और जिस चैनल के प्रति लोग विश्वास के साथ आते हैं, उस चैनल के लिए किसी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती। लोगों का विश्वास मेरे चैनल का सर्टिफिकेट है। लोगों की भावना, मेरे चैनल पर लोगों का विश्वास है।
और मेरी यही उपलब्धि है कि दोनों पक्षों के लोग मुझ पर विश्वास रख करके अपनी बात को कह रहे हैं। इसलिए जो भाई इस तरह के कमेंट दे रहे हैं, आपके कमेंट का हर एक शब्द आप पर लानत भेज रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप ही के पक्ष के लोग हैरान होंगे और आप लोगों से नजरें चुराएंगे। आप लोग अपने ही लोगों से अपना विश्वास खो रहे हैं इस तरह के कमेंट दे करके। मैंने कभी किसी के लिए अशालीन शब्द नहीं बोले, क्योंकि मेरी ये संस्कृति नहीं है, मेरा ये संस्कार नहीं है। मैं इस बात को मान करके चलता हूं कि अगर किसी का विरोध भी करना हो तो शालीन शब्दों में उत्कर्ष विरोध किया जा सकता है, जिससे उस विरोध की गरिमा भी रहती है और सामने वाले को पसीना भी आ जाता है। मेरा यह मानना है कि गालियां देने से, हड़काने से, अशालीन शब्दों का प्रयोग करने से आपके शब्दों का पलड़ा कभी भारी नहीं होता, बल्कि आपके शब्द अपना वजन खो देते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप कमेंट बॉक्स में भी अगर गलत तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो आप अपना परिचय दे रहे हैं। सामने वाले के व्यक्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, गालियां देने वाले और दे सकते हैं। अगर मुझे गालियां देने से उन्हें कहीं कोई पद मिलता हो या कहीं उनकी रोजी रोटी चलती हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह मान करके चलना कि तुम्हारे लिखे हुए एक एक शब्द आने वाले दिनों में तुमसे हिसाब लेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं शब्दों की पूजा करता हूं, और जो व्यक्ति शब्दों की पूजा करता है, अगर वो कोई बात बोलता है तो फिर उसके शब्द उसका साथ देते हैं। शेष सबके लिए मेरी शुभ मंगल कामनाएं हैं। इंटरव्यूज के दौर जारी हैं। जिन लोगों को अपनी बात कहनी है उनका स्वागत है। मैंने पहले ही कह रखा है कि मैं सबको अपनी बात कहने के लिए, समय देने के लिए बाध्य हूं, दायित्व से भी और दिल से भी। मैं अपने दायित्व को निभा रहा हूं, निभाता रहूंगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। मेरे किसी शब्द से किसी का दिल आहत हुआ हो तो माफ कीजिएगा। कड़वे शब्द बोलता नहीं, लेकिन कभी कभी तलखी भी आ जाती है। बहुत बहुत आभार।